शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य में रखा है। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह आज YouTube पर एक नया कंटेंट अपलोड किए और उन्होंने हिंदी साहित्य के ऊपर एक नया खुलासा किया। उन्होंने अपभ्रंश साहित्य के बारे में बताया। पूरा का पूरा जो उनका विश्लेषण है वो इसी बात को लेकर के है कि हमारा जो साहित्य है वो अपभ्रंश कैसे बना। हिंदी साहित्य में एक अपभ्रंश काल की अवधारणा है। अपभ्रंश काव्य कि भाई अपभ्रंश काव्य से धीरे धीरे हिंदी साहित्य का विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उस इतिहास का आरंभ अपभ्रंश काव्य से ही होता है। अपभ्रंश काव्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का, तो उसके अपभ्रंश काव्य में सबसे पहले हम लोग जान लें कि कौन से कवि हैं। तो आश्चर्य मत कीजिएगा, अगर वो पुस्तक आपके पास उपलब्ध है तो आप देख सकते हैं। उसमें 84 सिद्ध कवि हैं, बहुतेरे जैन कवि हैं, धनपाल हैं, जैन कवियों में पुष्पदंत हैं, इधर संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं, और उधर सिद्ध साहित्य में सरहपाद हैं, लुईपा हैं, धोबिप्पा हैं, कढ़प्पा हैं, तमाम नाथों में गोरखनाथ भी हैं। ये तमाम जो कवि हैं इनको शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य में रखा है। जैन साहित्य की धारा को, सिद्ध साहित्य की धारा को, नाथ साहित्य की धारा को अपभ्रंश काव्य। ये भाई अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश का अर्थ होता है पतित, नीचे गिरा हुआ, भ्रष्ट। भ्रष्ट भाषा को आचार्यों ने अपभ्रंश कहा है। तो इस प्रकार की चीज आप लोगों ने दूसरे किसी फील्ड में सुनी है? विज्ञान युग में कि भाई पाषाण युग से हम लोग मशीन युग में आए। हर फील्ड में विकास हो रहा है, ये प्रक्रिया है। लेकिन आपकी भाषा में एक कौन सी बीमारी लगी हुई है कि पहले की भाषा संस्कार की हुई बहुत अच्छी थी, और बाद की जो भाषा है धीरे धीरे जब मानव समाज का विकास हुआ तो आपकी भाषा में अपभ्रंश युग आ गया, नीचे गिरी हुई पतित भाषा का युग आ गया। निश्चित कहीं हमारे इतिहासकार, आलोचक चूक रहे हैं कि भाई अच्छी भाषाओं के बाद एक खराब भाषाओं का युग आ गया, समय आ गया। जैसे बहुत बढ़िया युग था पहले सतयुग, और बाद में कलयुग की बीमारी आ गई।
पतन हो गया। और सभी आलोचकों, भाषा वैज्ञानिकों ने यह माना है कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है, सभी मानते हैं। और कोई भी कवि, आश्चर्य कि कोई भी कवि अपनी भाषा को अपभ्रंश कहा ही नहीं है। क्या गोरखनाथ ने अपनी भाषा को कहा कि हमारी भाषा अपभ्रंश है? क्या सिद्धों के बड़े कवि सरहपाद ने कभी कहा कि हमारी भाषा अपभ्रंश है, गिरी हुई है, पतित है, भ्रष्ट है? क्या जैन कवि धनपाल ने कहा? क्या संदेश रासक के महाकवि अब्दुल रहमान ने कहा कि मेरी भाषा अपभ्रंश है? लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपभ्रंश काव्य में इन सारे कवियों को ले लिया है। इससे हमारे इतिहास लेखन का, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का चरित्र पता चलता है कि कोई कवि, कोई भी अपभ्रंश कवि नहीं कहा कि हमारी भाषा अपभ्रंश है। ये तो आचार्यों ने कह दिया कि भाई तुम्हारी भाषा जो है ना अपभ्रंश है, गिरी हुई है, भ्रष्ट है, पतित है। आप कितना भी चिल्लाइए कि नहीं भाई हम निम्न वर्ण के नहीं हैं, लेकिन आचार्यों ने थोप दिया। उसी प्रकार ये जैन कवियों पर, नाथ कवियों पर, सिद्ध कवियों पर, सिद्ध कवि बुद्धिस्ट थे, जैन कवि जैनी थे, नाथ कवि भी बुद्धिस्ट ही थे। ये तमाम कवि माने ईसा की 7वीं सदी से लेकर ईसा की 11वीं 12वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश काल कहा गया है कि अपभ्रंश युग है। बाद में राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि नहीं भाई, इसमें जो कवि हैं, सिद्ध कवि जो हैं, ये लोग आरंभिक हिंदी में लिख रहे हैं। बावजूद इसके यह इतिहासकार मानते रहे कि चलिए पूरे अपभ्रंश नहीं थे तो भी वो अपभ्रंश से प्रभावित ही थे, इनके दायरे से हम लोग बाहर इनको नहीं निकालेंगे। तो ये है आपका हिंदी साहित्य का अपभ्रंश काव्य। दूसरी बात कि शुक्ल जी ने लिखा कि भाई ये जो जैनियों का साहित्य है, ये जो बौद्धों का साहित्य है, ये जो नाथों का साहित्य है, ये सांप्रदायिक साहित्य है। ये काव्य रचना नहीं है, ये सब सांप्रदायिक है। और इसको सांप्रदायिक साहित्य मानते हुए उन्होंने कहा कि इसको साहित्य की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है, ये सांप्रदायिक है। तो सिद्ध कवि सांप्रदायिक हो गए, वे लोग कवि थे ही नहीं, साहित्यकार थे ही नहीं। नाथ कवि सांप्रदायिक हो गए, वे कवि थे ही नहीं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। ये आरोप आचार्य शुक्ल जी ने अपने इतिहास में इन कवियों पर लगाया है। तो अब सवाल है कि सिद्ध, जैन और नाथ कवियों ने अपना अपना जब धर्म प्रचार कर रहे थे तो आप विचार कीजिए कि सूरदास क्या कर रहे थे, तुलसीदास क्या कर रहे थे। सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन कवि सांप्रदायिक थे, तो सूरदास भी बल्लभ संप्रदाय के थे। सूरदास ही नहीं,
अष्ट छाप में जो 8 कवि हुए, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, सब A to Z, ये सभी वल्लभ संप्रदाय के थे। ये लोग भी तो सांप्रदायिक ही थे। और तुलसीदास भी रामानंद संप्रदाय के थे। तो ये सूरदास, तुलसीदास, नंददास सभी सांप्रदायिक ही थे। तो फिर यह आरोप केवल सिद्धनाथ और जैन कवियों पर क्यों लगा? सारे इतिहासकार हिंदी साहित्य के, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो उनका स्रोत ग्रंथ क्या है? उनका जो स्रोत ग्रंथ है वह भी तो सांप्रदायिक है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये वैष्णव संप्रदाय की किताबें हैं। वो तो क्लियर कर रहा है किताब ही कि 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, उसमें वैष्णव कवि ही है, दूसरा नहीं है। तो फिर हम जब सांप्रदायिक स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, तो स्वाभाविक है कि वो आपका इतिहास लेखन भी सांप्रदायिक होगा। बाद में बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, थोड़ा सुधारिए। तो सुधार में क्या हुआ? कह दिया गया कि भाई सीधों की जो भाषा है वो सांध्य भाषा है, जाइए समझिए, सांध्य भाषा है। संध्या कैसे होती है? दिन और रात का संधि वेला है, माने कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, ये है संध्या। इसी आधार पर कहा गया कि नहीं भाई, तब सीधों की भाषा सांध्य भाषा है। ये आलोचना की कौन सी पद्धति है आप बताइए? कबीर की भाषा को क्या कहा गया? खिचड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी भाषा, ऐसी भाषा का नाम आप लोगों ने सुना है? ये क्या होता है खिचड़ी भाषा? ये आलोचना की कौन सी पद्धति है? देखिए, मैं कुछ सूत्रों की तरफ इशारा किया हूं, आप चाहें तो इसको विस्तारित कर सकते हैं। और आपने सुना, फिर आगे दिन इस पर विस्तार से बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।